हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स एक ही वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और क्या कहते हैं इसको, इक्वल सेट्स को अच्छे से समझा था कि उनके एग्जांपल्स बताए थे और मैंने आपको एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल्स बताए थे। तो पहले अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन वीडियो पर आएंगे, ठीक। और मेरे करने से पहले ना क्वेश्चन पेपर खुद से ट्राई जरूर करना एक बार, ठीक। अगर नहीं हो रहा है फिर यहाँ देखना आप। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। ज्यादा ही कोई छोटी सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन कोई बड़े नहीं है, कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये पता होगी सेट क्या होता है जो आपने 1.1 में पढ़ा था। और यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के बारे में, जो हमने आपको 1.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। देखो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना है और समझना है कि ये सेट कैसा है। देखो इसने कहा है नल सेट, और नल सेट मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट को बोलते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, which of the following are the example of null set। तो set of odd natural number divisible by 2, set of odd natural number कैसा हो, odd, और divisible by 2 हो। तो ऐसा कोई नंबर होता है क्या? there are no natural number, there are no odd natural number, there are no odd, there are no odd natural number डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाई 2। तो ऐसा तो कोई और नंबर है ही नहीं ना जो 2 से डिविजिबल होता है। तो सेट के अंदर क्या आएगा? अगर मैं सेट को ए मान लूं तो सेट ए क्या होगा? ओनली करली ब्रेसेस, खाली, एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट। तो दिस इज नल सेट। क्या लिखेंगे हम? आंसर, दिस इज नल सेट। तो क्वेश्चन का ना थोड़ा सा आपको आंसर भी इस तरह लिख देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बातों को। देखो क्वेश्चन को हमको क्या था, पढ़ते समय में आ तो गया था कि सेट नल सेट है, एम्प्टी सेट है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं बस लिख के आएंगे नल सेट, बस नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दो, बात को रीजन लिखो उसका कि क्यों है, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। और अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो ना, अगर मैं सेट को बी मान लूं तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 नंबर्स विच आर डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में एक लौता ऐसा है जो इवन भी होता है, इवन प्राइम नंबर इज 2। तो बी इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो ये सिंगलटन सेट है। तो बी इज नॉट अ नल सेट, तो क्या लिखेंगे? नॉट ए नल सेट, नॉट ए नल सेट या नॉट ए एम्प्टी सेट, ठीक है। नोट करते रहेंगे बातों को, तुरंत साथ साथ तुरंत नोट करते रहेंगे इन बातों को। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट, अगर मैं इसको सी बोल दूं तो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो अगर आप नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये कह रहा है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ग्रेटर देन हो, मतलब इधर हो, सॉरी 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 सॉरी, एक्स लेस देन 5, लेस देन तो 5 हो, मतलब 5 तो इधर हो, लेस देन लेफ्ट साइड में, एंड ग्रेटर देन 7 हो। तो यार ऐसा तो कोई मेरे ख्याल से है ही नहीं ना जो 5 से लेस देन हो और 7 से ग्रेटर देन हो। तो सी इज ए नल सेट। तो क्या लिखोगे? देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज नो नेचुरल नंबर सच दैट, देयर इज नो नेचुरल नंबर सच दैट, जो लेस देन तो किससे हो? 5 से, एंड ग्रेटर देन किससे हो? 7 से।
तो ऐसा तो कोई भी यहां पर क्या है, नेचुरल नंबर है ही नहीं इस तरह का कोई भी जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। तो दिस इज ए एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट। तो यस, दिस इज ए नल सेट, दिस इज ए, क्या लिखेंगे भैया, नल सेट। आंसर आ गया। फोर्थ में कह रहा है वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। वाई सच दैट वाई, वाई एक ऐसा पॉइंट है जो कॉमन हो टू पैरेलल लाइन में। अरे ये तो हम पैरेलल लाइन की डेफिनेशन से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पैरेलल लाइन होती वही है विच हैव नो कॉमन पॉइंट्स। पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। कॉमन पॉइंट तो केवल किन में होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में। पढ़ा था हमने क्लास 10th में, 3 कंडीशन पढ़ी थी हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर। ये होता है इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, ये होता है ओनली वन कॉमन पॉइंट, एंड देयर आर नो कॉमन पॉइंट इन एनी टू पैरेलल लाइंस। ठीक, तो क्या लिख लेंगे हम? देयर आर, ये फिगर बना देना ये वाली, देयर आर नो, देयर आर नो कॉमन पॉइंट, देयर आर नो कॉमन पॉइंट इन एनी टू पैरेलल लाइन। थोड़ा सा रीजन लिख के आया करो, है ना। देयर आर नो कॉमन पॉइंट इन एनी टू पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। सो इट इज ए एम्प्टी सेट, सो इट इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब जो वो कह रहा है नल सेट, कैसे लिखो। ठीक है, तुरंत नोट करेंगे इनको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां पर आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि नल सेट किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट या वर्ड सेट। एम्प्टी सेट को किसे कहते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब भी हमने उसके ऊपर 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो जिनको अगर इंट्रोडक्शन वीडियो में ठीक से ना समझ में आया हो, उनको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? अब पहचान करनी है आपको फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। ठीक है, तो फाइनाइट सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल हो, निश्चित संख्या में हो, हम उनको गिन सकते हैं इजीली, बोलते हैं वो फाइनाइट सेट। और अगर एलिमेंट्स नॉन काउंटेबल हो, हम उनको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। तो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, तो फर्स्ट इज द सेट ऑफ ए मंथ, द सेट ऑफ ए मंथ ऑफ ए ईयर, मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी साल के महीनों का सेट। तो द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर काउंटेबल या फिर फाइनाइट। तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि एलिमेंट, यहां पर आपको सेट लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कहा नहीं है कि एक्सप्रेस इन द रोस्टर फॉर्म, ऐसा कुछ कहा नहीं है। सिर्फ बताना है कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है विद रीजन। तो हम केवल रीजन लिख के और अपना आंसर बताएंगे। सेट को रोस्टर फॉर्म में लाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो, वैसे जरूरत कुछ नहीं है। तो एलिमेंट इन दिस सेट, element in this set are finite. Oh, element in this set are finite, so it is a finite set. So it is a finite set. थोड़ा सा बातों को लिखा करो लैंग्वेज में, इससे क्या होगा, लैंग्वेज लिखने की आदत बनेगी और एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने रिजल्ट लिखा है। ठीक है, सेकंड कह रहा है 1 2 3 एंड डैश 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 एंड सो ऑन। तो 1 2 3, तो ये तो कैसा है, इनफाइनाइट सेट। तो यहां पर मैं लैंग्वेज खुद नहीं लिखूंगा, आपको खुद लिखनी है, डू योरसेल्फ। क्या लिख देना? क्योंकि एलिमेंट इन दिस सेट आर इनफाइनाइट, लिख दोगे ना, क्योंकि एलिमेंट इन दिस सेट आर इनफाइनाइट, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। लैंग्वेज लिख के इस काम को अपने आप आपको करना है, जैसे ऊपर लिखिए ऐसे लैंग्वेज लिख देना, कोई मुश्किल काम नहीं। नंबर थर्ड में क्या कह रहा है भाई? 1 2 3 डैश 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 99 एंड 100। 1 2 3 99 एंड 100। तो ये तो केवल 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, काउंटेबल फ्रॉम 1 to 100। तो क्या लिखोगे? क्योंकि एलिमेंट इन दिस सेट आर फाइनाइट, सो इट इज ए फाइनाइट सेट, सिंपल। 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। द सेट ऑफ क्या कह रहा है? द सेट ऑफ
पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन तो क्या यहाँ लिखा हुआ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 अगर आप देखें तो ग्रेटर देन 100, तो ग्रेटर देन 100 कौन कौन से होते हैं, 101 से स्टार्ट होंगे ना, पॉजिटिव इंटीजर हो और ग्रेटर देन 100। ये सब आपको लिख के नहीं दिखाना, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। द सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 तो कौन कौन से होंगे, ये होंगे। तो आपको लिखना सिर्फ क्या है, ये लाइन यहां से, क्या, एलिमेंट इन दिस सेट आर इनफाइनाइट, सो गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ये आपको सिर्फ इतना रीजन लिखना है, ठीक, लिख देना अपने आप, लैंग्वेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, कहां तक के, 99 तक के। और 99 से पहला जो प्राइम नंबर होता है, मुझे लगता है वो क्या होगा, शायद 97 होता है, 99 से ठीक पहला प्राइम नंबर। तो ये भी फाइनाइट सेट हुआ, तो लिख देना द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर फाइनाइट, तो दिस इज ए फाइनाइट सेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 2 के जैसे दे दिया, और बताना है मेरे को कितने पार्ट है यहाँ पर, मेरे ख्याल से 6 पार्ट है, 5 पार्ट है, और बताना है कि देयर आर दीज सेट्स आर द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। तो अगर हम देखो, बात क्या है कि हमको क्वेश्चन पढ़ते पता चल जाएगा कि ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको लिखेंगे कैसे, अपना आंसर विद रीजन कैसे लिखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके सामने है, आपके पास बुक में भी है, मैं केवल इसको समझा रहा हूं आपको यहाँ पर। तो अगर आपने क्लास 9th 10th में कार्टेशियन सिस्टम प्रोडक्ट पढ़ा हो, वैसे ये हम क्लास 11th में भी पढ़ेंगे, थोड़ा आगे चलकर, मगर बहुत दूर है इस चीज से। तो लाइंस कह रहा है ये, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी। तो इस तरह की पैरेलल लाइन विद एक्स एक्सिस कितनी ड्रॉ हो सकती है, बताएगा कोई, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी ड्रॉ कर सकता हूं मैं, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आजम, यहां पर फिगर आप बना सकते हो समझाने के लिए। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, there are infinite lines parallel to x axis, so it is an infinite set, it is an infinite set। नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे यार क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 26 होते हैं शायद, ठीक है, 26 होते हैं ना। तो क्या लिख देंगे, देयर आर द एलिमेंट इन दिस सेट इज फाइनाइट या फिर काउंटेबल। द एलिमेंट इन दिस सेट इज, क्या लिखूं, फाइनाइट, सो it is a finite set, it is a finite set, it is a finite set, ठीक। अब आने वाले क्वेश्चंस की मैं लैंग्वेज ही लिखूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं आपको इधर डिटेल में, लैंग्वेज आप खुद बनाएंगे, क्योंकि मुझको लैंग्वेज आपसे बनवानी भी है। बात क्या है कि अगला चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल आने वाला है, और क्लास 12 में कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे शुरू का है रिलेशन फंक्शन, जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो आपको लैंग्वेज लिखने की आदत थोड़ी अपने अंदर लानी होगी इस वजह से। तो द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो इसने यहां पे ये नहीं कहा कि इंटीजर है या नेचुरल नंबर है या कैसा नंबर है, मल्टीपल ऑफ 5 का है। अब देखो मल्टीपल ऑफ 5 में नेगेटिव भी कंसिडर किए जाएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव, जीरो भी, सब कुछ आएंगे। तो मतलब कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा भाई। 5 के मल्टीपल तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 अप टू एंड सो ऑन। जो भी नंबर 5 से डिवाइड होता है वो 5 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो सिंपल लिख देना आप यहां पर, द एलिमेंट इन दिस सेट आर इनफाइनाइट, सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट।
11 को लिखेंगे। फोर्थ, ये थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ऑन द पृथ्वी पर जो भी जीव है, एनिमल्स जीव जंतु के जानवर जो है, उनका सेट कैसा होगा। अब सोचो, इनफाइनाइट सेट है या फाइनाइट सेट है। क्या अर्थ पर जो भी एनिमल्स हैं, जो भी जानवर हैं, वो काउंटेबल हैं क्या, या वो इनफाइनाइट है। अच्छा, एक मिनट के लिए जानवरों को छोड़ो, इंसानों की बात करते हैं। इंसान इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। ऑब्वियसली बात है फाइनाइट है। क्या बोलते हैं उसको, जनगणना होती है ना, सेंसस सर्वे जो करते हैं, स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं हर साल इस चीज की, इंसानों के लिए। और अगर आपको पता हो, आपके नॉलेज के लिए, जानवरों की भी होती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब, सेट ऑफ एनिमल इज ए फाइनाइट सेट। पूरी पृथ्वी पर कितने जानवर हैं, चाहे वो कैसे भी हों, छोटे बड़े, पानी में रहने वाले हों, बाहर धरती पे उड़ने वाले हों, मगर होते फाइनाइट हैं। इन सबका बाकायदा एक, इनके लिए भी संस्था वगैरह होती है, इस तरह के एनजीओ जो इनको काउंट करते हैं हर साल, पता भी होगा आपको जैसे कि, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सेट एक फाइनाइट सेट है। इसको हम इनफाइनाइट सेट नहीं कहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि सेट इनफाइनाइट है, नहीं, एनिमल्स काउंटेबल है। खुद सोचो ना आप, अगर मैं इसी टाइम पे कहूँ कि कितने होंगे, तो इनफाइनाइट तो नहीं होंगे ना, एक नंबर तो होगा, भले ही करोड़ों अरबों में होगा, मगर नंबर तो फिक्स होगा ना। तो क्या लिखोगे, दिस सेट हैविंग द एलिमेंट्स, फाइनाइट एलिमेंट्स, मतलब द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट आर फाइनाइट, so it is a finite set. Number 5, the set of circles passes through the origin 0 0। ये देख लेते हैं, थोड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन आ गया। अब क्लास 10th में हमने सर्कल पढ़ा तो था, मगर वो हमने पढ़ा था प्लेन ज्योमेट्री में। प्लेन ज्योमेट्री मतलब केवल कागज को प्रकार लिया और सर्कल ड्रॉ कर दिया। कार्टेशियन ज्योमेट्री में भी सर्कल आएगा, क्लास 11th में आगे चल के आएगा। कार्टेशियन ज्योमेट्री में भी, कार्टेशियन प्लेन में भी सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसका सेंटर क्या कह रहा है, ये एट ओरिजिन 0 0 पर। अब मैंने एक सर्कल लिया, प्रकार मैंने यहां रखा, क्या बोलते हैं, कंपास मैंने यहां रखा, ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसकी कुछ तो रेडियस रही होगी, सेंटर कहां है इसका, ओरिजिन पर, प्रकार मैंने यहां रखा था। अब मैंने रेडियस को थोड़ा कम कर दिया, तो मैंने एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया। अब मैंने रेडियस थोड़ी बढ़ा दी, तो एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया। अब रेडियस और बढ़ा दी, एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया। रेडियस थोड़ी छोटी कर दी, तो भैया एक सर्कल और ड्रॉ कर दो। तो ये सारे सर्कल ऐसे हैं जो सेंटर जिनका ओरिजिन पर है। रेडियस डिफरेंट हो सकती है, तो मैं रेडियस को कितने भी बढ़ा सकता हूँ, कितने भी घटा सकता हूँ, मेरे हाथ में है, मेरे प्रकार के हाथ में है, मेरे पास कंपास में, ठीक है। तो देयर आर इनफाइनाइट सर्कल विच हैविंग द सेंटर एज ओरिजिन, तो दिस सेट इज द इनफाइनाइट सेट। तो क्या लिखेंगे, देयर आर infinite circles, there are infinite circles having center, having center at origin, having center at origin, so it is an infinite set, so it is an infinite set। तुरंत नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए और बी और नॉट। अब क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं इक्वल सेट वाले, ए और बी को इक्वल है या नहीं, ये जांच करनी है, चेक करना है कि ए और बी इक्वल है या नहीं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इफ टू सेट्स आर इक्वल, अगर दो सेट्स को इक्वल चेक करना है, प्रूव करना है, फिर कुछ भी करना है, तो पहले क्या तरीका है, ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो ही दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट बोलते हैं। ऐसा मत कर देना कि केवल एक के ही हमने चेक कर लिए कि हाँ ए के सारे बी में है, इतना नहीं है, दोनों करने पड़ेंगे। ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो, तो ही दोनों सेट्स को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। कुल मिलाकर दोनों सेम टू सेम हो, दोनों सेम टू सेम हो, तो ही क्या बोलेंगे, उनको हम इक्वल सेट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने, और मैंने इसे भी लिख दिया है। तो इसको करने का जो तरीका रहने वाला है ना मेरा, इसको करने का जो तरीका है क्वेश्चन को करने का, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, तो यहां पे मेरे पास सेट ए क्या है, सेट ए है ए बी सी डी, एंड सेट बी क्या है, डी सी बी ए। तो देखो साफ दिख रहा है कि ऑल एलिमेंट
ABCD जो सारे एलिमेंट सेट ए में है, ABCD वो चारों एलिमेंट बी में भी हैं, और ऐसे ही जो चारों बी में है वो चारों एलिमेंट ए में भी हैं। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन सेट all elements of set A also in set B and all elements of set B also in set A। मतलब सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में भी हैं और सेट B के सारे एलिमेंट सेट A में भी हैं। सो बस इतना लिख देना, A इज इक्वल टू B, मतलब A और B आपस में इक्वल है। यस, A और B आर इक्वल सेट। तो इस तरह हम इक्वल सेट की जांच करेंगे। देखो क्या आता है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। ये तो हमको दिख जाएगा कि इक्वल है नहीं, जब हमको दिख जाएगा ना आंखों से। बात है कि आंसर कैसे लिखें। तो जिसको आपको दिख गया कि हाँ ये इक्वल है, वहां तो आप ये लैंग्वेज लिख देना कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट इन सेट बी, और साथ साथ ये भी लिखना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आल्सो इन सेट ए। तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल। लेकिन जैसे मेरे को दिखेगा ना कि ये तो सेट इक्वल नहीं है, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, वो बताऊंगा अभी आपको कैसे। पहला इसको नोट करो तुरंत। और तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पूरे आप कर देते हैं, आप क्या कर देते हो। सेकंड पार्ट में क्या होगा कि ए में है 4, 8, 12 एंड 16, और बी में कौन कौन है, 8, 4, 16 और 18। तो देखो ये तो हमको यहां पता चल जाएगा कि सेट इक्वल है या नहीं, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। सारे नहीं बिलोंग कर रहे हैं, 4 भी है, 8 भी है, 16 भी है, 12 बी में नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट जो ए में है वो बी में नहीं है तो ए और बी इक्वल तो नहीं होंगे ना। ऐसे बी का भी हो रहा है, 18 इधर नहीं है, ठीक है। तो बस सिर्फ इतना लिख देना जो सेट नहीं है, मतलब जो एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। तो रीजन में हम वो लिख देंगे खाली, सिंस क्या 12 बिलोंग्स टू ए, सिंस 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आ गई होगी कि 12 जो एलिमेंट है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो यही बात सफिशिएंट है ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए कि ए और बी नॉट इक्वल है, कि ए और बी इक्वल नहीं है। तो इसी बात को बस जब हमको ये दिख जाएगा कि हाँ इक्वल है, तब तो आपको लैंग्वेज लिख देना फर्स्ट पार्ट की तरह। जब दिख जाएगा कि हाँ इक्वल नहीं है तो एक एलिमेंट कोई भी दिखा सकते हो आप। 18 को लिख सकते थे हम चाहते अगर कि 18 बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए, तो भी सेट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सारे होने चाहिए ना। तो नोट कर लेंगे तुरंत। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलो अब थर्ड पार्ट की क्या कहानी है भैया। थर्ड पार्ट में क्या रहा है, 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड आल्सो बी x such that x is a positive even integer less than or equal to 100, लेस देन और इक्वल टू। जो ये नीचे लाइन खींची हुई है छोटी सी, इसका मतलब इंक्लूडेड। 10 से लेस देन तो है ही, साथ साथ इक्वल भी है। तो क्या लेंगे हम, x such that x पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10 भी है। तो यहां साफ दिखा दे रहा है ना कि दोनों सेट इक्वल सेट है। तो यहां पर आप फर्स्ट पार्ट वाली लैंग्वेज जो भी तो लिख देना जो मैंने आपको भी लिखवाई थी कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो इन द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ऐसे करके आप पूरी लैंग्वेज लिख देना, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो जी देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 इसमें कौन है, मल्टीपल ऑफ 10 है, सिर्फ 10 के मल्टीपल्स 10, 20, 30 एंड 40 अप टू सो इनफाइनाइट। एंड b इज इक्वल टू, अगर हम b में देखें तो 10, 15 भी आ गया, 25 भी आ गया। तो ये मेरे को साफ दिख गया, ये हमको साफ दिख गया कि ये सेट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 15, 25 वाले जो एलिमेंट है वो यहां नहीं है। इसके सारे वहां पे हैं मगर उसके सारे यहां पर नहीं है। तो रीजन में हम ये लिख देंगे कि जो ये वाला एलिमेंट है 15, 25, 35, कोई भी एक ले लेते हैं। सिंस 15 बिलोंग्स तो करता है बी में, बिलोंग तो करता है बी में, बट 15 नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करता। सो ए और बी नॉट इक्वल, ए और बी इक्वल सेट नहीं होंगे।
तो ये हम इसका आंसर लिख के इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तुरंत नोट करेंगे, इसको तुरंत नोट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। का फर्स्ट पार्ट, यहां भी ये कह रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर आर इक्वल, गिव रीजन। इक्वल है या नहीं है तो उसका रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले है सेट ए और इसमें है दो एलिमेंट, 2 और 3, दो एलिमेंट। बी है x such that x is a solution of this quadratic equation। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करके पहले इसको लाते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसके हम फैक्टर्स करेंगे, तो हम 5 को लिख लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भैया, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लेंगे जब हम, तो x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये काम आपको करके दिखाना पड़ेगा क्वेश्चन में, इक्वेशन सोल्व करके दिखाई जाएंगी, ये कोई रफ नहीं कर रहा हूं, फेयर वर्क है। अब दोनों फैक्टर्स को करेंगे 0 के इक्वल, इस वाले को भी और इस वाले को भी। इससे x की वैल्यू आ रही है -3 और इससे x की वैल्यू आ रही है -2। और ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि बिलोंग्स टू n है या बिलोंग्स टू i है, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो वी हैव कंसीडर ऑल रियल नंबर, हम सब रियल नंबर्स को कंसीडर करके चलते हैं। तो दोनों मेरे को लेने पड़ेंगे इधर, b की वैल्यू -3 भी और -2 भी आ गई। अब मेरे पास दोनों सेट आ गए b और a, और हमको बहुत आसान से दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, बिकॉज सेट ए कंटेनिंग 2 and 3 while set b containing -3 and -2, तो they are not equal because elements of these two sets are distinct, दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग हैं। तो रीजन में हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, सिर्फ बहुत से रीजन है, द एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इस तरह से बना के लिख दो लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी लिख दो। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि 2 और 3 दोनों बिलोंग्स टू ए से हैं, बट 2 और 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सो क्या लिखेंगे, a इज नॉट इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गई होगी बातें। देखते हैं सेकंड पार्ट, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ फॉलो। फॉलो वर्ड का जो लेटर है, कि जो लेटर्स हैं उनका सेट। तो वर्ड के लेटर्स का सेट बनाना मैंने आपको बताया था कि एक लेटर को एक ही बार लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, f कोमा o, फिर L, फिर L आ गया, फिर O भी आ गया, फिर W। तो ये सेट हो गया लेटर्स फॉलो के लेटर्स का। अब बनाएंगे Y सच दैट Y इज लेटर ऑफ वॉल्फ। तो W O L F। और अब मेरे को बताओ कि क्या दोनों सेट इक्वल है? हाँ, दोनों सेट इक्वल है, दोनों के सेम एलिमेंट है। ठीक, तो क्या लिख दोगे आप, वही लैंग्वेज की द एलिमेंट इज द सेट ए आर आल्सो इन द एलिमेंट ऑफ द सेट बी, और फिर बी की ए में है, ऐसे बना के लिख देना। जो हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में लिखी थी वही लैंग्वेज यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। देखो इस बात को लिखने के कई तरीके हैं, कुछ लोग इससे भी लिख देते हैं, मैं आपको बता दूं। देखो कैसे, वैसे ये लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा, मगर मैं आपको अभी नहीं, आपको ये बातें लिखना सिखाऊंगा मैं आपको थर्ड एक्सरसाइज में, जब हम सबसेट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब। सबसेट वाले टॉपिक में आपको ये मैं बताऊंगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा लिखने का स्टैंडर्ड होता है ये। क्या क्या लिखूं बताओ, फॉर ऑल, उल्टा ए को पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, इस जो मैंने उल्टा ए बनाया सिंबल, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सारे, सभी, सारे सभी। तो सभी एक्स बिलोंग जो कर रहे हैं ए में, इंप्लाइज बिलोंग्स टू बी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो सारे एक्स, ये सब एक्स हैं, ये सब, ये थोड़ा हायर लेवल है लिखने में। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये हम करेंगे भी आएगा चैप्टर में, हम लिखेंगे भी इन बातों को, आप सीखोगे भी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एक्स बिलोंग कर रहे हैं ए में, इंप्लाइज वो सारे एक्स बिलोंग कर रहे हैं किसमें है, बी में। एंड उल्टा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जो सारे एक्स बिलोंग कर रहे हैं बी में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, जो सारे एक्स सॉरी वाई, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जितने भी वाई बिलोंग कर रहे हैं बी में, जितने भी वाई बिलोंग कर रहे हैं बी में, वो सारे वाई बिलोंग कर रहे हैं किसमें है, ए में। सो ए और बी इक्वल।
तो जो वो लैंग्वेज वाली लाइन है ना, जो मैंने आपको फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में लिखवाई थी, वो थोड़ा मैथमेटिकली सिंबॉलिकली ऐसे लिखी जाती है कि फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू ए, जितने भी एस बिलोंग कर रहे हैं ए में, वो सब बिलोंग किसमें कर रहे हैं, बी में। एंड सिमिलरली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, जो वाई बिलोंग कर रहे हैं बी में, वो सारे वाई बिलोंग किसमें कर रहे हैं, ए में। तो शायद दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं बात को। वैसे आपकी इच्छा है ऐसे लिखो, चाहे लिखो लैंग्वेज में, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से हम लोग नहीं लिख पाते, तो हमको फिर लैंग्वेज में ही लिखना पड़ता है, या कई बार हम लोग लैंग्वेज में नहीं लिख पाते तो हमको फिर ऐसे ही लिखना पड़ता है। दोनों आने चाहिए, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सारे सेट यहां लिखे हुए हैं, 2 2 4 8 सेट यहां लिखे हुए हैं, नहीं 4 5 6 8 सेट इधर लिखे हुए हैं। कहता है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, इन सेट से बताओ, सेलेक्ट करते हैं इक्वल सेट को। जो सेट इक्वल है बताने हैं कौन कौन से इक्वल है, बस केवल लिख देंगे कि हाँ ये इक्वल है, उनको लिख देंगे। जो इक्वल नहीं होंगे उनको हम कुछ नहीं लिखेंगे, रीजन वगैरह कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ लिखना है कि हाँ ये और ये इक्वल है, देख के बाय ऑब्जर्वेशन। तो देख, सबसे पहले बात करता हूं ए को लेके, पहले बात करता हूं ए को लेके। तो ये मैं इस क्वेश्चन का इधर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, आंसर चेक करने का तरीका आपको पता चल ही अब गया है, ठीक है। तो बताओ ए सेट किसके साथ इक्वल है, जो एलिमेंट ए में है वो सभी एलिमेंट आपको किस सेट में नजर आ रहे हैं, दूसरे में। 2 4 8 12, यहां नहीं है। 2 4 8 12 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो ए तो किसी के साथ इक्वल नहीं है, ए का काम खत्म हो गया। वन बाय वन सबको चेक करते चले जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ए तो किसी के साथ इक्वल नहीं आया, समझ गई बात। बी को देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4, बी सी, ये रहा 1 2 3 4। तो बी और डी यहां पर इक्वल सेट हुए, बी और डी इक्वल सेट हुए। बी को देखते हैं आगे, कहीं नहीं है, बी का काम पूरा हो। सी को देखते हैं। अच्छा एक तरीका और भी है, बस अब आपको आगे चेक करने हैं, सिर्फ आगे। जैसे कि अब ऐसा नहीं करना कि सी को लेकर दोबारा ए के साथ चेक करोगे, सी को दोबारा बी के साथ चेक करोगे, नहीं, बस जो हो गया ना वो कट गए तो कट गए। अब तो आप आगे बढ़ो, सिर्फ सी से आगे चेक करो। तो सी सेट किसके साथ इक्वल होगा, 4 8 12 14, कहीं नहीं है, खत्म काम। डी को देखो, 3 1 4 2, तो डी तो बी के साथ पहले आ गया ना, वो तो पहले आ चुका ना। अब तो केवल आप आगे देखो, किसी चीज को हम आगे देखेंगे। तो डी सेट और किसी के साथ इक्वल नहीं है। अब देखते हैं ई को, ई -1 और 1 यहां पे नहीं है, ये आ गया -1 और 1। तो ई सेट किसके साथ इक्वल है, ई सेट है जी के साथ इक्वल। देखो ध्यान से, ई और जी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ई का काम खत्म। अब देखो एफ किसके साथ इक्वल है, ना जी के ना एच के। हमको आगे आगे चेक करना है, पीछे चेक ही नहीं करना, वो हो चुके ऑलरेडी। एफ किसी के भी साथ इक्वल नहीं है। जी आगे देखो, जी एच के साथ इक्वल है क्या, नहीं है, क्योंकि जी एफ के साथ तो पहले, जी ई के साथ तो पहले हो चुका है। तो जी और एच भी आपस में इक्वल नहीं है। अब एच तो है ही नहीं बेचारा, तो बस केवल ये 2 पेयर, 2 पेयर इस तरह के हैं जो आपस में इक्वल हमको मिले। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और इक्वल सेट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3, और उसमें हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे सबसेट्स का। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो 1.3 इंट्रोडक्शन। थैंक यू।